से आपका लेटर। वीरू, बैंक वालों ने कोई कार्ड भेजा है। ब्रेड ब्रेड क्या ब्रेड ब्रेड लगा रखा है? क्या भाई साहब इतना जाम लगा दिया है, ब्रेड तो दे दो ना। ले थोड़ा पानी पी ले। नहीं माँ, मुन्ना अभी 4 महीने का ही है और 6 महीने तक इसे माँ के दूध के सिवा और कुछ नहीं देना, पानी भी नहीं। अरे राजू, तेरे विदेश जाने का क्या हुआ? अभी तो एजेंट का ही चक्कर काट रहा हूँ। ध्यान रखना, तेरे पास नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो और प्रवासी भारतीय बीमा पॉलिसी भी ले लेना। चलो। हाय लिसनर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज मेरे साथ निशिकांत दीक्षित जी बैठे हैं। निशिकांत जी एक बहुत ही जाना माना पहचाना चेहरा है, चर्चित चेहरा है। आपने इनको बहुत फिल्मों में देखा होगा, टीवी सीरियल्स में आते हैं। निशिकांत जी का जन्म मेरठ में हुआ और 13 जनवरी 1970 को इनका जन्म हुआ था। उसके बाद निशिकांत जी गाजियाबाद शिफ्ट हो गए और गाजियाबाद से ये चले गए महाराष्ट्र। अब गाजियाबाद से महाराष्ट्र क्यों गए ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ये गाजियाबाद से महाराष्ट्र गए थे इंजीनियरिंग करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन। तो निशिकांत जी आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निशिकांत जी मतलब सबसे मैं समझना चाहता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के अंदर एक्टर कब स्पार्क कर गया? सही बात बोलूं तो एक्टर जो था वो तो शायद कहीं ना कहीं बचपन से ही रहा होगा, लेकिन उसको कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि अपनी हिसाब से मैं अपनी फील्ड में पहुंच पाऊं, क्योंकि पेरेंट्स का बराबर दबाव था कि भैया पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद जो करना वो करना। तो उस चक्कर में पहले पढ़ाई करते रहे और उसके बाद घर वालों के दबाव में इंजीनियरिंग की और इंजीनियर बनने के बाद नौकरी कर रहा था। तब उन दिनों कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था। आरपीजी पेजिंग लॉन्च हुए थे और एयरटेल दिल्ली में आया था। तो पहले आरपीजी पेजिंग ज्वाइन की, फिर एयरटेल ज्वाइन किया। और लेकिन कहीं ना कहीं वो एक एक्टर था जो अंदर था। वो कालिदास रंगशाला हम लोग गाजियाबाद में से करते थे, तो उसमें अपना टाइम करते थे। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि एक बुरा इंजीनियर बन के देश का नुकसान करूं, उससे अच्छा ये कि एक कलाकार बन के अपना ही कर लेता हूं। नहीं खैर ऐसी बात नहीं है। हमारे जमाने में मतलब मेरी और हम उम्र है, और हमारे जमाने में घर वालों का दबाव हमेशा से रहता था। आजकल वो प्रेशर नहीं है। जब स्कूल के दिनों में भी एक्टिंग तो कहीं ना कहीं रही होगी। बिल्कुल, ये इसका एक बड़ा लंबा किस्सा है। मेरी मम्मी मतलब अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बहुत ज्यादा प्यार करती थी और नाटक के लिए मैं कई बार पिटा। एक बार देखने गया नाटक और सिर्फ ये बोल के कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ और नाटक देखने पहुंच गया और वो उनको पता लग गई थी। तो उसकी वजह से मेरी काफी पिटाई हुई और इन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं बाद में रियलाइज हुआ कि बाद में उन्होंने कहा भी जब तक वो थी कि बेटा पहले बोलना चाहिए था तुम्हें कि इसमें शौक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाद में धीरे धीरे लोगों को समझ में आई कि नहीं, बच्चे जो चाहते हैं वो लोग पेरेंट्स करते हैं। हाँ। अच्छा निशिकांत जी, इंजीनियरिंग कॉलेज जी पढ़ाई करना जी, वहां से फिर आपने जॉब भी की जैसा आपने बताया। फिर कैसे, मतलब महाराष्ट्र तो मैं समझ गया आप पहुंच गए थे। हाँ तो पर नहीं, हाँ महाराष्ट्र मैंने औरंगाबाद से इंजीनियरिंग की डिग्री ली, बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स। MIT करके कॉलेज था हमारा, मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बाद आके हमने यहाँ पे नौकरी ज्वाइन की। अब मैं जैसा बताया कि उस समय कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा दौर था और उस समय जब ये मोबाइल फोन्स लॉन्च हुए थे तो काफी महंगे होते थे, कॉल रेट बहुत ज्यादा होती थी। तो मोबाइल्स के बारे में किसी ने मुझे बताया कि ये बॉम्बे में सस्ते मिलते हैं। अच्छा। तो हम यहाँ से 2 या 3 लोग मिलके हम लोगों ने प्लान किया कि हम बॉम्बे से मोबाइल फोन खरीद के लाते हैं। तब ग्रे मार्केट, और अब तो सिर्फ बिलिंग चलता है, तब ग्रे मार्केट का अलग चलता था, विदाउट बिल वाले भी फोन चलते थे। तो हम वो लेने के चक्कर में बॉम्बे जाने का मौका मिला। तो बॉम्बे गए तो वहां पे बम्बई नगरी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय की, जिस शहर में कभी मतलब सपने में सोचा था और कभी, तो वहां पहली बार पहुंचे। तो मोबाइल तो खैर हमें नहीं मिले, लेकिन हम फिल्म के चक्कर में इधर उधर घूमे फिरे। तो वहां पे एक सज्जन मिल गए थे जो फिल्म लाइन से रिलेटेड थे। उनसे कहा भाई हम नाटक करते हैं, हमें काम दे दो। वो शेड्यूलिंग का काम करते थे
अपना प्रोडक्शन के अलावा शेड्यूलिंग होती है, जो एक्टिंग की क्या शूट होगा, क्या चीज वो प्रॉपर बनाते हैं सीन्स के लिए। तो तब तो हमारे लिए वो फिल्म वाले थे, हर आदमी फिल्म वाला होता था, कोई क्या करता है ये पता नहीं। अब तो सब पता है कि भाई ये प्रोडक्शन है, ये कॉस्ट्यूम है, ये इसमें, तो हम उनके पीछे कि भैया कोई काम दे दो। तो वही उन्होंने लकीली बिल्ली के भागो छिका फूट गया, और एक सीरियल था उसमें हमें एक छोटा सा कैरेक्टर डॉक्टर का मिल गया। तो बस वो मिलना था, और तो हम तो मतलब कि यहाँ पैसे दे के ये काम करते थे, तो हमें तो इसके पैसे मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं लगा कि अब यार ये काम ज्यादा अच्छा है। तो फिर वहां की हमने, तो फिर मैंने घर वालों को वो ये करने के साथ साथ घर वालों को झूठ बोला कि मैं नौकरी कर रहा हूँ वहां पे। अच्छा। हाँ, कि मैं वोडाफोन में नौकरी कर रहा हूँ, और मैंने वहां जाके ज्वाइन की नौकरी, लेकिन काम एक्टिंग में ज्यादा। हाँ, इसमें फिर धीरे 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 ये 2000 के बाद 2003 में मैं फिर तैयार, फिर 2004 में मेरे को दीवार फिल्म मिली, जिसमें बच्चन साहब, संजय दत्त, और उसमें कारगिल के 4 कैरेक्टर थे, मैं, राज जोशी, कमलेश, सावंत। तो उसमें कैरेक्टर था कैप्टन अजीत वर्मा का, वो मुझे मिला। तो तब मैंने फिर नौकरी से रिजाइन किया, और उसके बाद मैं फुल टाइम एक्टर हो गया, और फिर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बाय गॉड ग्रेस आप लोगों का प्यार मिलता रहा और आगे बढ़ता रहा। दीवार बहुत बड़ी पिक्चर थी जी जी, मतलब कास्ट के हिसाब से और हिट के हिसाब से, और मतलब एक बहुत, उसके बाद जीवन में डेफिनेटली कुछ बदलाव आए होंगे। हाँ, पहली फिल्म बच्चन साहब के, हम तो सब स्क्रीन पे बच्चन साहब को अब तक देखा था, और वो पहली बार उनके साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहे थे, कैमरा शेयर कर रहे थे, तो हमारे लिए तो मतलब बता नहीं सकते कि क्या फील था। मैंने बच्चन साहब को मिलते ही बोला, मैंने कहा कि सर आई वांट टू से समथिंग। बोले हाँ बोलिए। तो मैंने कहा सर, आवाज नहीं निकल रही थी उनके सामने। मैंने कहा सर, जिसने भी तुमको देखा था मैंने चूमी उसकी आंखें, आज तेरा दीदार हुआ, तेरा तो निकला ही नहीं मुझसे, मैं बोला आज आपका दीदार हुआ है, कैसे चूमूं अपनी आंखें। तो ये मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरे शोल्डर पे टैप किया और चले गए। तो वो एक चार्म था, और धीरे धीरे कि मुझे तो लगा था कि दुनिया मिल गई, लेकिन वो फिर धीरे धीरे फिर रियलाइज हुआ कि एक फिल्म से कुछ नहीं होता, अभी बहुत काम करना है, बहुत सारी चीजें सीखनी है, बहुत अपने आप को अपडेट करना है। तो फिर धीरे 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 सारी चीजों में लगे रहे। अच्छा, 2004 में जैसे आपने किया था, आपने उसके साथ साथ कुछ सीरियल्स भी किए, और मेरे ख्याल 2004 में आपने 3 फिल्में भी की थी। जी जी, वहां से शुरुआत हुई। अचानक ही एक आम निशिकांत एक खास निशिकांत बन गया होगा। उस टाइम कैसा महसूस होता था? इसमें कोई शक नहीं, जमीन पे पैर नहीं पड़ते थे, ऐसा लगता था कि हम तो बहुत बड़े वो कलाकार हो गए। लोग मिलते थे, फोटो खिंचवाते थे, तब तो इतना फोटो का नहीं था, तब मिलते बस खाली मिलना ज्यादा, वो ऑटोग्राफ और फोटो तब चले थे, सेल्फी का इतना जमाना नहीं आया था। ये बात थी कि तभी 2005 में एक सीरियल आया था, स्टार प्लस पे चल रहा था, मैके से बंधी डोर। हाँ। और उसमें एक कैरेक्टर मुझे मिला राजा राम मामा का, जो कि लिटिल बिट उसमें वो एक गेइश कैरेक्टर था, एक ऐसा कैरेक्टर जो धोती कुर्ता पहनता है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आया है, और अपनी बहन के पास आया, जो बहन उसको पसंद नहीं करती, जिसकी बहन की 3 बेटियां हैं, जिस लेडी की 3 बेटियां हैं, बट एक की शादी हो गई है, 2 कुंवारी है, और उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया। बिल्कुल एक फैमिली ऐसी जो बिल्कुल किसी के उसको कोई सहारा नहीं है, और उसका जो दामाद है बड़ा, वो भी उसको लूटना चाहता है, उसका जो देवर है वो भी उसको चीजों को कब्जा करना चाहता है। और ऐसे में उस कैरेक्टर की एंट्री थी, वो राजा राम मामा आता है और अपनी बहन से आके कि ताई तू मेरे को बुलाई नहीं ना, तू मेरे को गलत समझती है ना, इसलिए ऐसा तूने मेरे को इसका कार्ड भी नहीं दिया, ऐसा करके वो एंट्री लेता है, और कि मेरा मुकदमा है, मुझे 2 महीने के लिए रहना है तेरे। और कैसे वो कैरेक्टर आके धीरे 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 उसकी पूरी फैमिली के लिए खड़ा होता है, और कैसे वो लड़ा था। तो वो एक पॉजिटिव और बहुत अपने आप में चैलेंजिंग कैरेक्टर था जो मुझे मिला, और उसके बाद लोगों का जो मतलब प्यार था वो इतना ज्यादा मिला मेरे को। एक्चुअली बहुत पॉपुलर था। हाँ, पॉपुलर था, और लोगों को बीच में ये लोग मुझे मतलब बुला के घर में ये देखते थे कि कहीं मैं सच में वैसा सा था तो बातें नहीं करता हूँ। परमार्थी को केवल 1 रुपए प्रतिदिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। मतलब उसके बाद तो सफर चलता ही रहा, चलता रहा, और
क्राइम पेट्रोल पे आते हैं। मतलब एक बहुत चर्चित, बहुत पॉपुलर एक सीरियल है, जो मतलब मेरे ख्याल से बहुत ही कम ऐसे सीरियल्स होते होंगे जिनके पुराने एपिसोड्स भी लोग देखते जी हैं। जी बिल्कुल। क्राइम पेट्रोल का कुछ एक्सपीरियंस? क्राइम पेट्रोल सर, एक तो सबसे अच्छी बात क्या है कि वो क्राइम पेट्रोल वाले जो है ना, वो रियल बेस स्टोरी पे लेके अपनी कहानियां बनाते हैं, एक बात। दूसरी चीज, जो उनका स्क्रीन प्ले होता है वो इतना टाइट होता है कि आपने अगर एक सीन देख लिया तो आप जब तक पूरा नहीं होगा आप तब तक छोड़ नहीं सकते। और उसमें क्या है कि जैसे और बाकी के आप सीरियल देखिए जो आपके डेली सोप्स होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा चीजों को खींचा जाता है, वो कोई खींचना नहीं। हाँ तो क्या, अच्छा चलो तुमने कहा, तो वो बिल्कुल कट टू कट सारे डायलॉग्स चलते हैं उनके, कि आपने यहां बोला तो वो चीज रिपीट नहीं करते कि आप भी वही बात बोल रहे हो कि सर मैं ये कहना चाहता हूं, ये नहीं, वो सीधी बात पे आते हैं। तो वो जो स्क्रीन प्ले है उसकी वजह से लोगों को जो देखने का चार्म है वो बना रहता है। एक रीजन यही है। और जो सबसे बड़ी बात है उसमें क्राइम पेट्रोल में, कि उन्होंने एक अलग पैटर्न बनाया कि वही फिक्स आर्टिस्टों को लेके अलग अलग कैरेक्टर में, आपने पता है कि ये आदमी पिछली स्टोरी में मेन विलन था, आज ये पॉजिटिव कर रहा है, आज ये अच्छा ये तो उसने जो हम जैसे छोटे कलाकार थे उन लोगों को बहुत अच्छी पहचान दी। और आज बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ क्राइम पेट्रोल के दम पे या उनकी वजह से उनको इतनी ख्याति मिली है कि लोग उनको बहुत अच्छे से पहचानते हैं। इवन उनमें से एक मैं भी हूं कि शायद और दूसरे काम याद ना करें लेकिन वो क्राइम पेट्रोल को याद कर लेते। मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ निशिकांत जी, क्राइम पेट्रोल पहले मैं सोचता था कि इन सीरियल्स को कौन देखता है, लेकिन बिलीव मी अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्राइम पेट्रोल वो वाला सीरियल्स हैं जिनको जो एक बार देखने लग जाता है ना, शायद फिर वो कुछ और नहीं देखता। वो शायद यही देखता है। बहुत लोग हैं सर जो सिर्फ जिनकी पसंद क्राइम पेट्रोल या इस तरह की सीरियल। अच्छा निशिकांत जी, थोड़ा सा ये तो आपके बारे में बात की, बॉम्बे आए होंगे सब, अब फिर घर वाले भी जो पहले थोड़ा सा एग्री नहीं करते थे एक्टिंग के लिए, अब वो एक्सेप्टेबिलिटी बन गई होगी, तो उसमें कोई परेशानी तो नहीं? वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं सर, इसमें कोई शक नहीं है। सच बात यह है कि अगर आपका फैमिली का सपोर्ट आपके साथ नहीं है तो बहुत सारी जरूरत से ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। आधी लड़ाई तो आप तभी जीत लेते हैं जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर लेती है। मैं जब वहां पहुंचा तो मेरी शादी हो चुकी थी बम्बई शहर में। लोग जिस उम्र में पहुंचते हैं, मुझे याद है मैंने अपने फादर को, जब तक मैं नौकरी कर रहा था वहां पे जाके, तो मैंने फोन पे उनको बोला, एक दिन रात को, दीपावली से कुछ दिन पहले की बात है, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा पापा मैं जो हूं अब सोच रहा हूं कि नौकरी छोड़ दो और मैं एक्टिंग करूंगा। तो उन्होंने बहुत ही ठंडे दिमाग से मेरे को बोला कि अच्छा ऐसा कर रहा है, देख ले, बाकी तू अभी दिवाली पे तो आ रहा है तो बात करते हैं। मैं कहा जी आ तो रहो, बोला आ जाओ। मैं दिवाली पे घर आया, दिवाली से 2-3 दिन पहले मैं रात को रजाई में लेट बैठा हुआ उनके पैर दाब रहा था। उनको बहुत अच्छा लगता था कि रात को पैर दबाते थे, तो मैं दाब रहा था, तो बड़े प्यार से उन्होंने छेड़ना शुरू किया कि अच्छा हाँ तू क्या बोल रहा था वो फोन पे, कि मैंने कहा जी हाँ ऐसा सोच रहा था। तो बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लोग जो है इस उम्र में सेटल होने की सोचते हैं, अपने घर बार की सोचते हैं, तुम जो है एक नया शगुफा कि अब मैं एक्टर बनूंगा और कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, और अपना जो है अपना बहुत हो गया तुम्हारा, यहीं आगे जो करना है करो और अपना बीवी बच्चे को संभालो और अपना जो करना है यहीं करो, जो करना है कुछ नहीं। बच्चे को मैंने कहा पापा आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं बस ये बोल सकता हूँ कि जो आपका शौक है और वही आपका पेशा है, तो अगर आप अपनी लाइफ की बेस्ट आउटपुट कहीं दे सकते हो तो आप उसी फील्ड में दे सकते हो। तो वो कहीं ना कहीं मेरी बात से सहमत हुए और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि अच्छा ठीक है तो देख ले। फिर मेरी वाइफ ने भी कहा कि अच्छा ठीक है जी आपकी मर्जी है तो आप कर लो। तो उनके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था। तो अगर पापा उस समय मुझे मना कर देते हाँ तो शायद ये आज मैं यहाँ ना होता जहाँ हूँ। अच्छा निशिकांत जी, मतलब कुछ ऐसा आप एक्सपीरियंस हो कि जब पहली बार घर वालों ने स्क्रीन पे देखा, कुछ रिएक्शंस उनके अब जो बता पाए आप? अब तो सर क्या है कि बहुत आसान हो गई चीजें कि आपको कोई चीज आप करते हो तो आप टीवी पे नहीं देख पाते तो आप मोबाइल पे उसको देख लेते हो, या उसकी क्लिप मिल जाती है आपको, या यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे आप उसको शेयर कर लेते हो किसी के साथ। ये 2003 या 2004 में तो ये चीजें पॉसिबल नहीं थी, लेकिन हम लोगों के लिए इतना नहीं था कि हम सीडी से या VHS से उसको बना के रख पाते। तो होता क्या था कि जब एक आप काम करते हो
और आप करके अपने घर वालों को फोन करके बोलते हो कि आज मेरा एपिसोड आएगा, उसमें मैंने ये वाला रोल किया, आप देख लेना। सब लोगों की आशाएं और आपका खुद का मन कि वही मैं देखूंगा और पता कि उस दिन वो टेलीकास्ट ही नहीं हुआ कुछ और आ गया, तो फिर बड़ा मतलब 4 फोन आपको आते थे, अबे क्या हुआ तेरा तो आया नहीं, ये किया तो अबे इतना छोटा सा किया तूने और कुछ नहीं था करने के लिए। तो वो चीजें थी, लेकिन वो फिर धीरे धीरे समय के साथ बदल गई, हमें भी थोड़ी सी आदत हो गई या फिर रोल बड़े मिलने लगे या फिर वो चीजें बदल गई। आज परिवार में कौन कौन है? सब सर मेरे परिवार में हम लोग पेरेंट्स तो नहीं है, दोनों यहीं गाजियाबाद में रहते हैं, बड़े भाई हैं मेरे, और एक्चुअली हम 4 भाई हैं। सबसे बड़े भाई असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट से रिटायर हो गए हैं, वो भोपाल में सेटल हैं। उनसे छोटे जो हैं वो यहीं पे हैं, उनके बच्चे अमेरिका हैं तो वो हैं, और उनसे छोटे जो हैं वो यूपी पुलिस में हैं, इंस्पेक्टर से अभी रिटायर हुए हैं इसी 31 दिसंबर को। तो घर में मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे लाडला हूँ, और मेरी 2 सिस्टर है इस समय, एक बिट्स पिलानी में है छोटी और एक यहीं गाजियाबाद में रहती है, और तो घर में 2 मेरी बेटियां। अरे वाह क्या बात। अब क्योंकि आप बहुत सारी मूवीज कर चुके हैं, आज शायद सीरियल्स भी आप बहुत ज्यादा कर चुके हैं, एक पहचान है, आगे क्या लगता है किस तरह से आप एक्टिंग के सफर को और कहां तक देख रहे हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सच बात यह है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। चाहता तो हर कोई यही है कि बहुत कुछ कर ले, बहुत कुछ चाहे, जितना, ये ह्यूमन नेचर है भाई साहब। होता क्या है कि जितना आपको मिलने लगता है आप उससे ज्यादा कहीं चाहने लगते हैं। पहले ये होता था कि हम टीवी पे दिख भर जाएं, अभी होता है कि यार ये वाला नहीं, कुछ इससे अलग करना है, वो सोच आने लगी। पहले आप उसमें चलते थे एग्जीक्यूटिव, अगले बिजनेस क्लास की टिकट मिल जाए तो वो ख्वाहिशें तो बढ़ती रहती हैं। लेकिन जहां तक बात यह है कि सर एक्टिंग इस बना बहुत अनसर्टेन फील्ड है। जब तक लोग आपको देख रहे हैं, आपका कुछ काम आ रहा है तो आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपको याद रखेंगे। आप भूले तो वो कागज की आग है ये सर, जितनी जल्दी लगती है उतनी जल्दी बुझती है। आप स्क्रीन से हटे, वो आपकी जगह कोई और आ जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मैं कहूं कि वो लोग, उन्होंने एक पीक देखा है। आज आप बताइए, हम लोग जब छोटे थे, मुझे याद है कि हम रामायण देखा करते थे, अरुण गोविल जी, आज में बड़े अच्छे बड़े भाई जैसे हमारे, उस समय उनको लोग कितना पूछते थे। वो उनसे बातें सुनता हूं, उनकी बातें जानता हूं, तो मुझे लगता है कि यार वो इन्होंने कैसे अपने आप को सस्टेन किया होगा, या आज वो कैसे अपने जो काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ जिंदगी चल रही है उनकी। तो वही है, शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, ये शाख टूट भी सकती है जिस शाख पे बैठे, ये जो है सब, तो वही है। नहीं बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और मैं आपसे, हमारे अगर आप बताना चाहें, लिसनर्स को शेयर करना चाहें कुछ आने वाली सीरियल्स या मूवीज जो आपकी कुछ हैं। अभी आज ही एक मेरी मूवी रिलीज हुई है जिसमें मैं एक निगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ, पाकिस्तानी मेजर है एक, बरकत अली का, बटालियन नंबर 609। ये हमारे ब्रजेश त्रिपाठी जी उन्होंने डायरेक्ट की है, और अच्छी मूवी है जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद के बीच में जो विवाद है उनको लेके कुछ चीजें हैं चल रही हैं, और कैसे वो बातों बातों में क्रिकेट मैच के ऊपर आ जाती है। और क्रिकेट मैच में होता है कि डिसाइड की जो भी टीम जीतेगी उसको 18 किलोमीटर का एक एरिया है वो उस देश को मिल जाएगा, और ये सारी बातें सिर्फ आर्मी वाले आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, और कि मैच होगा और हम ऐसा करेंगे। वो फिर कैसे राजनीति में पहुंचती है और कैसे वो एक कॉमिक वे में थोड़ा सा करके सिटायर के रूप में वो सारी चीजें की। बटालियन नंबर 600 तो ये है। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है, डिस्कशन चल रहे हैं, जो भी अभी रिसेंटली है। अभी जो चल रहा था मैं वही कर रहा था, इश्क का रंग सफेद करके पहले सीरियल था, अभी इश्क सुभान अल्लाह जी पे चल रहा था, तो वो था। अभी कुछ चीजें पाइपलाइन में है, वो अभी रिसेंटली जो फेब में या मार्च में मोस्ट प्रोबेबली होने होंगे, नए शोज आ रहे हैं, तो उसमें देखो कौन सा फाइनल होता है। नहीं निशिकांत जी, आपको पर्दे पे लोग बहुत समय से देख रहे हैं, और अब मैं आपका काम एक्चुअली सराहनीय है, और आने वाले समय में भी लोग आपको पर्दे पे देखते रहेंगे। और मैं आपको एक हमारे स्टूडियो में आने के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मतलब आप हमारे यहाँ आए। कम्युनिटी स्टूडियो में जनरली
एक लेवल के बाद लोग शायद हिंदुस्तान में नहीं, आना नहीं। अवॉइड करते हैं, बट आप यहाँ आए, आपका तो प्यार है अब सर, आ आप रहे जब, और मैं चाहूंगा कि ये चीजें आप हम जैसे लोगों के लिए आप रखिए। आप कोई कहीं भी पहुंच जाए, आप ही लोग होते हैं बनाने वाले सर, आप ये मत सोचिए। आप एक वो धागा है जो फूल दिखाई देते हैं लेकिन वो धागा नजर नहीं आता, लेकिन सस्टेन वही करता है। नहीं, निशिकांत जी, लिसनर्स, अभी आपने बातचीत बहुत बहुत सुनी धन्यवाद। निशिकांत जी से, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। आज भी जो अपना नॉर्थ इंडिया वाला अंदाज है वही है। आपने देखा किस तरह से उन्होंने अपनी सपने को पूरा किया एक एक्टर बनने का, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हम निशिकांत जी को पर्दे पे बहुत अलग अलग तरह के रोल्स में देखते रहेंगे। इनफैक्ट उन्होंने हमेशा पीछे भी अलग अलग तरह के ही कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इनको खूब कामयाबी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है, सुनते रहे रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।